गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद आज गुजरात के नए सीएम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे की पेशकश पर फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड में होगा। इस मुद्दे पर बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज बैठक होगी और नए सीएम के नाम पर ऐलान संभव है। इनकी जो भावना है मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखूंगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड बाद में जो निर्णय करेगा इसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। आनंदीबेन ने कहा कि ज्यादा उम्र की वजह से वो सीएम पद की जिम्मेदारी छोड़ना चाहती हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि वो मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से हटना चाहती हैं। मेरे भी नवंबर में 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन 2017 के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पूर्ण समय मिले, इसलिए मैंने 2 माह पहले पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने इस जिम्मेदारी से मुक्त होने की विनती की थी। नितिन पटेल, विजय रूपानी, पुरुषोत्तम रूपाला और गणपत वसावा गुजरात के नए सीएम की रेस में हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक विजय रूपानी का नाम तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसका ऐलान 15 अगस्त के बाद किया जा सकता है। सऊदी अरब में फंसे करीब 10,000 भारतीयों की मदद के लिए विदेश राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह आज सऊदी अरब जा रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। सुषमा स्वराज ने दावा किया है कि विदेश में फंसे किसी भी भारतीय को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। भारत का कोई भी श्रमिक यदि बाहर बेरोजगार है तो वो भूखा नहीं सोएगा। भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। विदेश राज्य मंत्री एम.जे. अकबर ने सऊदी प्रशासन से बातचीत की है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि वहाँ फंसे लोगों को उनका वेतन मिल जाए और साथ ही एग्जिट वीजा जारी हो। तेल की कीमतों में लगातार गिरावट की वजह से खाड़ी देशों में कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से भारी संख्या में भारतीयों को नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और ओमान में 60 लाख भारतीय काम करते हैं। बुलंदशहर गैंगरेप पर यूपी के मंत्री आजम खान ने विवादित बयान दिया है। आजम ने कहा कि वोट के लिए जब दंगे हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग जो सत्ता में आना चाहते हो वो तो ये कुकर्म नहीं कर रहे। गैंगरेप के आरोप में पकड़े गए तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। सजा नहीं मिली तो 3 महीने का पुलिस ने टाइम दिया है। 3 महीने के अंदर अगर सजा नहीं मिली तो तीनों सुसाइड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ना हमें पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें न्याय चाहिए बस। इस केस में यूपी पुलिस का फर्जीवाड़ा भी सामने आया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 बदमाशों का नाम बदल दिया। रविवार को डीजीपी ने जिन आरोपियों का नाम लिया था उनमें से 2 का नाम आज बदल दिया गया। गैंगरेप को लेकर संसद के दोनों सदनों में भी हंगामा हुआ। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव से इस्तीफा मांगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सलाह के तौर पर यही कहना है कि यदि आपसे उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है, मुख्यमंत्री के पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। गैंगरेप को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी पुलिस से जवाब मांगा है। 30 जुलाई को हथियारबंद बदमाशों ने परिवार के साथ शाहजहांपुर जा रही मां और बेटी के साथ गैंगरेप किया था। केंद्र सरकार ने कहा कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक पाकिस्तान जाएंगे। सार्क देशों की बैठक में भारत पाक के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। सार्क होम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये बायलैटरल कॉन्फ्रेंस है। हमारे होम मिनिस्टर वहाँ के पाकिस्तान के होम मिनिस्टर से अलग से मिलने थोड़ी जा रहे हैं। ये मार्च जो है ये जान के लोगों ने ऑर्गेनाइज की, आर्मी की शरारत है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट मोबिलाइज करना, लेकिन ये कि कहाँ तक हो पाएगी ये नहीं मालूम। पाकिस्तान की तो हालत वैसे ही बहुत बुरी है। जम्मू कश्मीर में तनाव और पठानकोट एयरवेज पर हमले के बाद किसी केंद्रीय मंत्री का ये पहला पाकिस्तान दौरा है। राजनाथ सिंह साहब ने, गृह मंत्री ने कहा था कि कश्मीर में जो स्थिति है उसके लिए पूरी तरह से पाकिस्तान जिम्मेदार है। अगर पाकिस्तान जिम्मेदार है तो हमारे देश के गृह मंत्री ने वहाँ अपने आप को वहाँ नहीं जाना चाहिए। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे का विरोध करते हुए पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन की धमकी दी है। सईद ने कहा कि 3 अगस्त को इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और रैलियां निकाली जाएंगी। 3 और 4 अगस्त को इस्लामाबाद में सार्क देशों की बैठक होनी है। रेसलर नरसिंह यादव रियो ओलंपिक जाएंगे। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने नरसिंह यादव को डोपिंग मामले में क्लीन चिट दे दी है। नाडा पैनल ने माना कि इस मामले में नरसिंह साजिश के शिकार हुए हैं।
तो ये सब कुछ जब क्लियर हुई है तो एक सच्चाई की जरूर जीत हुई। नाडा पैनल ने इस पूरे मामले की जांच के दौरान ये भी पाया कि नरसिंह ने कुछ भी गलत नहीं किया और वो अपने एक विरोधी की साजिश का शिकार हो गए। नाडा पैनल का ये भी मानना है कि एक एथलीट के लिए प्रैक्टिस के दौरान अपने ड्रिंक्स पर निगाह रखना मुमकिन नहीं है। The panel is satisfied about the utmost caution exercised by the athlete in ensuring that no prohibited substance enters his body. नरसिंह को क्लीन चिट मिलने के बाद दिल्ली से लेकर नरसिंह के शहर बनारस तक जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। परिवार वाले भी इस जश्न में शरीक हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विभूषण सिंह का यही प्रार्थना करेंगे कि आज मेरे बेटे के साथ न्याय कर दिए। रियो ओलंपिक गेम 5 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। नरसिंह 74 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की दावेदारी पेश करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पेशल सेल ने यास्मीन नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। यास्मीन पर ISIS के लिए लोगों को रिक्रूट करने का आरोप है। 29 साल की यास्मीन केरल में कोलंबस स्कूल की टीचर है और ये स्कूल जाकिर नाइक का है। यास्मीन अपने 4 साल के बच्चे के साथ दिल्ली से अफगानिस्तान जाने की फिराक में थी, जहां वो अब्दुल राशिद से मिलने वाली थी। अब्दुल राशिद ISIS के लिए काम करता है और उसी ने यास्मीन को अफगानिस्तान जाने के लिए पैसे मुहैया कराए थे। पुलिस के मुताबिक यास्मीन अब्दुल राशिद की दूसरी पत्नी है। ये भी बताया जा रहा है कि यास्मीन ने केरल से 21 लोगों को ISIS में शामिल होने के लिए भेजा था। यास्मीन को स्पेशल सेल ने पूछताछ के बाद केरल पुलिस को सौंप दिया। GST बिल बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार और कांग्रेस के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। राज्यसभा में GST बिल पर बहस के लिए 5.5 घंटे का समय दिया गया है। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को अगले 3 दिन तक सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए व्हिप जारी किया है। देखिए, सभी राजनीतिक दलों से संवाद हो रहा है और संवाद के माध्यम से लगभग आखिरी चरण में जो है वो संवाद की प्रक्रिया हुई है और हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि जो ये हफ्ता रहेगा, इस हफ्ते में GST सदन में आएगा। मैं मानता हूं कि सरकार ने सभी लोगों से सभी पार्टियों से बात कर ली होगी और आम सहमति से पास होना चाहिए, ऐसा पहले से हमारा राय रहा है। Mr. Narendra Modi, he was the one who did not allow GST to be passed in UPA 2 regime. So history shall not have a single eye; it will have 2 eyes wide open. GST बिल पिछले साल लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से यह अभी तक अटका था। सरकार का इरादा 1 अप्रैल 2017 से GST लागू करने का है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज वाराणसी में रोड शो करेंगी। सोनिया गांधी सुबह 11 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। रोड शो में यूपी कांग्रेस चीफ राज बब्बर के साथ गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहेंगे। 27 साल यूपी बेहाल के नारे के साथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव का आगाज करने जा रही है। राहुल जी ने कुछ दिन पहले लखनऊ में कहा भी कि हम पहले नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ईस्टर्न यूपी के केंद्र बिंदु वाराणसी में उसी कैंपेन को और ज्यादा स्फूर्ति और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं। सोनिया गांधी रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी करेंगी। रोड शो दोपहर 12 बजे शुरू होगा और करीब 8 किलोमीटर लंबा होगा। बनारस से सोनिया जी रोड शो शुरू कर रहे अपना और वहीं से जो है अभियान की शुरुआत हो रही है। वाराणसी में सोनिया गांधी पर्यावरण वैज्ञानिकों से भी मुलाकात कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि गंगा सफाई को लेकर मोदी सरकार की योजनाओं पर भी सोनिया गांधी चर्चा कर सकती हैं।